हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल क्राफ्टर। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। और जो आज का पार्ट है वीडियो का, ये है पार्ट 15th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चलिए हम देखते हैं हमारे इस चीज के रिगार्डिंग क्या क्या हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम किसी भी कंटेनर में, जैसे हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को अगर हम रखें यहाँ पे, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या फिर उसको हम हीट करें, यहाँ पे अगर या तो हम इसको हीट दें या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यहाँ से पास करवाएं, तो यहाँ पर क्या होगा हमें पता है, यहाँ से हमें ईएमआर एमिट होंगी, यहाँ से ईएमआर एमिट होंगी। ईएमआर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और अगर हम इन ईएमआर को यहाँ से ये स्लिट से पास करते हुए हमने यहाँ पे अगर हम इस प्रिज्म से पास करवाएं यहाँ पे, तो अगर हम देखें प्रिज्म के पास करने के बाद अगर हम यहाँ पे हम स्क्रीन पर देखें, यहाँ पे इंसिडेंट करवाएं, तो हमें यहाँ पर बहुत सी लाइंस देखने को मिलेंगी। और इन लाइंस को हम बोलते हैं, आप देख पा रहे हो ये वाली लाइंस जो है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से आपको दिख रही है। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे की स्पेक्ट्रल लाइंस। यहाँ पे हाइड्रोजन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हमने बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम इसको बोलेंगे। और जो ये चीज है, ये एमिशन हमें दिख रहा है यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ पे जब ईएमआर एमिट हुई, फिर उसके बाद प्रिज्म से क्रॉस करने के बाद हमने जब इसको स्क्रीन पे फॉल करवाया, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिला। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। और जो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से हमें मिला है। अब ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से कैसे मिला है, अब हम वो देखते हैं। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा बच्चे, यहाँ पे देखो ये स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। हमारे पास यहाँ पे इसकी लाइंस आई हैं 656 यहाँ पे नैनोमीटर्स पे, एक आई है 486 नैनोमीटर्स पे, 434 नैनोमीटर्स पे और 410 नैनोमीटर्स पे। और आपको पता है एमिशन जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, वो यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे डार्क ये है बैंड और उसके ऊपर कलरफुल लाइंस देखने को ये मिलती हैं। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं और सब एक साथ दिख रही हैं, साइमल्टेनियस अपीयरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसने कैसे इसमें रोल प्ले करा। तो अब हम समझते हैं जरा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर इमेजिन करो ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पे और ये शेल्स हैं। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी यहाँ पे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट दे दी और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे शेल्स हैं। इसमें आपको अच्छे से यहाँ पे पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है यहाँ पे हमारे पास शेल्स होते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। जब हमने इसको यहाँ पे व्हाइट लाइट दी यहाँ से, और यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो यहाँ से वो क्या करेगा, हायर शेल पर यहाँ से चला जाएगा। हायर शेल जाने का मतलब यहाँ पे, जैसे कि ये अगर n इज इक्वल टू 1 है, ये वाला n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है और ये n इज इक्वल टू 4 है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी n इज इक्वल टू 1 पर है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एनर्जी ली और वो चला गया n इज इक्वल टू 3 पर। यहाँ पे वो आ गया। तो जो वो स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे शो करेगा, जैसे यहाँ से जब वो यहाँ पर आया, इस बीच में जो वो हमें स्पेक्ट्रम शो करेगा, वो कौन सा एब्जॉर्प्शन कौन सा स्पेक्ट्रम शो करेगा, वो यहाँ से हमें शो करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से स्टडी करा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और हमें पता है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, उसमें से जो रेडिएशन होगी, जो उसने एब्जॉर्ब कर ली होगी, हमें वो स्पेक्ट्रम में क्या दिखेगी, ब्लैक जैसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे होगा ना कलरफुल, यहाँ पे बैंड होगा और उसके ऊपर हमें यहाँ पे डार्क जैसी लाइन देखने को मिलेगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि उसने, जो इलेक्ट्रॉन है, उसने कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। तो कलरफुल स्पेक्ट्रम के बीच में डार्क, यहाँ पे डार्क जैसी लाइंस यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी, जिसका सिग्निफिकेंस है कि हमें पता चल जाएगा कि उसने कौन सी रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी है। इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने डिटेल में स्टडी करा था लास्ट टाइम। और हमें पता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो गया, हम इसको बोलते हैं ना कि वो एक्साइट होके चला गया यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल पर, n इज इक्वल टू 3 पे चला गया। और हमें पता है जो हायर एनर्जी लेवल है, दैट इज एक्साइटेड स्टेट, वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। हमने पिछली बार भी अपने बात करी थी, वो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्वियसली यहाँ से क्या करेगा, वापस आने की ट्राई करेगा या फिर लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता है कि या तो वो n इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से वो यहाँ से गया है n इज इक्वल टू 3 पे, ऐसे चला गया। और इस ड्यूरिंग जो वो स्पेक्ट्रा दिखाएगा, वो हमें क्या दिखाएगा, दिस वन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे या तो वो जो है क्या करेगा कि रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट यहाँ से n1 पे आ जाए यहाँ पे,
या फिर वो चाहे तो N3 से N2 पर आ जाए, ये n इज़ इक्वल टू 2 है। ये इलेक्ट्रॉन की चॉइस है कि वो जैसे मर्ज़ी आए। पर जब भी वो यहाँ से वापस आएगा, तो वो अपने में से जो है क्या करेगा, वो रेडिएशंस को रिलीज़ करेगा यहाँ पे। और रेडिएशंस जो है वो निकलती रहेंगी और उनका सबका यहाँ पे क्या है, अलग-अलग वेवलेंथ होगा, मीन्स सभी की अलग-अलग यहाँ पे क्या होंगी, अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग-अलग फीचर्स होंगे यहाँ पे, अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और हमें पता है कि अलग-अलग वो रीजन में भी फॉल करेंगी, जो वो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो आपको बच्चे ये पता चल गया ना कि यहाँ से जब यहाँ पे गया ऊपर तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाएगा और जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा यहाँ से, तो यहाँ से वो एमिट कर रहा है, एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहा है। तो जो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है हमारा, कौन-सा वाला जो ये हमने देखा है, ये हमारा हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था वो बहुत ही यूज़फुल रहा एटम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को स्टडी किया था हमारे साइंटिस्ट, जो ये लाइन्स आई थी हमारी, इन लाइन्स को सबसे पहले स्टडी किया था हमारे साइंटिस्ट का जो नाम है, वो है बाल्मर। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, साइंटिस्ट जो थे हमारे, जिन्होंने इन सब के बारे में स्पेक्ट्रल लाइन्स को अच्छे से स्टडी करा था, वो थे जोहन जैकब बाल्मर। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को स्टडी करके बताया था और इसको हम बाल्मर सीरीज़ भी बोलते हैं। बाल्मर सीरीज़ नेम ऑफ द साइंटिस्ट के ऊपर ही उनकी ये सीरीज़ का यहाँ पे नाम गया, दैट इज़ बाल्मर सीरीज़। और उन्होंने बहुत ही डिटेल में इसको स्टडी किया था स्पेक्ट्रम को, और जो ये स्पेक्ट्रम था, उन्होंने जो स्टडी किया था, ये वाला जो था ये विज़िबल रीजन का स्पेक्ट्रम था। ये हमें विज़िबल रीजन का मतलब कि जो हमारी आईज़ इज़िली देख पाती हैं, विज़िबल रीजन। उन्होंने कहा था कि जो ये स्पेक्ट्रम है, ये जो लाइन्स है, ये वाली पहले वाली ये वाली लाइन दैट इज़ 656 नैनोमीटर, और जो दूसरी लाइन थी वो थी 486 नैनोमीटर्स पर, और थर्ड वाली जो लाइन थी वो ये 434 नैनोमीटर्स पर, और जो लास्ट वाली थी वो थी 410 नैनोमीटर पर। ये लाइन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए शो हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग एक फ़ॉर्मूला भी दिखाया था। उन्होंने फ़ॉर्मूला जो दिया था, उसके रिगार्डिंग जो क्या था फ़ॉर्मूला, जो कि कॉमन था वो किसी भी वेवलेंथ के लिए। वो फ़ॉर्मूला हम देखते हैं अभी। उन्होंने जो फ़ॉर्मूला दिया था वो दिया था दैट इज़ वेव नंबर। वेव नंबर को हम और क्या लिखते हैं, 1 अपॉन लैम्ब्डा, दैट इज़ वेवलेंथ, और इज़ इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो उन्होंने ये जो फ़ॉर्मूला दिखाया था यहाँ पे, ये उन्होंने कहा कि ये वाला फ़ॉर्मूला जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन उसको करता है। अगर हम इस फ़ॉर्मूले में यहाँ पे जो n है, n का क्या है, n इज़ इक्वल टू 3, 4, 5 सो ऑन। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम इस फ़ॉर्मूले में n की जगह पे 3 को पुट करें यहाँ पे, तो उसकी जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू होगी, वो एग्ज़ैक्ट वैल्यू क्या आएगी उसकी, 656 नैनोमीटर, जो कि क्या है, जो हमने अभी स्पेक्ट्रम देखा ना हाइड्रोजन का, यहाँ पे जो लाइन थी, उसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या है, 656। एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे हाइड्रोजन की। तो अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें इसमें, तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, 656 नैनोमीटर्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर दें, n इज़ इक्वल टू 4, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 486 नैनोमीटर, जो कि इसकी यहाँ पे वेवलेंथ है, ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन की। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 5 पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो हमें यहाँ पे जो वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 434 नैनोमीटर। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 410 नैनोमीटर की वैल्यू। यहाँ पे उन्होंने बताया कि सिर्फ एक फॉर्मूले से स्पेक्ट्रल लाइन्स की वेवलेंथ का हम इजीली पता करवा सकते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट बाल्मर ने बताया। पर यहाँ पे और भी चीजें थी कि जब वेवलेंथ और कम हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे वेवलेंथ यहाँ पे कम हो रही है और या फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कह लो इंक्रीज हो जाती है, तो ये जो रीजन, ये तो हमारा था विजिबल रीजन जिसको हम इजीली देख पा रहे हैं। पर अगर यहाँ से वेवलेंथ कम हो रही है, तो ये जा रहा है रीजन कौन सा, अल्ट्रा वायलेट में, दैट इज यूवी। अल्ट्रा वायलेट में यहाँ पे जा रहा है। तो फिर यहाँ पे हमारी आईज तो इजीली इनको देख नहीं पाएंगी। तो इसके बाद हमने और भी स्टडी करी, यहाँ पे लाइन साइंटिस्ट और भी आए, उन्होंने बहुत सी लाइंस यहाँ पे स्टडी करी। तो उन्होंने अलग अलग सीरीज को यहाँ पे डिस्कवर किया, स्टडी करा। जैसे कि हमारे एक साइंटिस्ट आए लाइमन, साइंटिस्ट का नाम है लाइमन। उन्होंने यहाँ पे जो थी ये लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स फर्दर यहाँ पे स्टडी करी, और उन्होंने सीरीज को जो नाम दिया था, वो नाम क्या पड़ा उनका, लाइमन सीरीज।
और ये जो सीरीज थी ये यूवी रीजन में थी, अल्ट्रावायलेट रीजन में थी। उसी तरह से इंफ्रारेड रीजन में भी बहुत सी स्टडी करी। यहाँ पे फर्दर आगे यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन में IR रीजन में स्पेक्ट्रम में स्टडी करी बहुत से साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे नेम हुआ पास्टन सीरीज, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है बच्चे। यहाँ पे पास्टन सीरीज हो गया। फर्दर और स्टडी करा तो ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और लास्ट में हम्फ्री सीरीज। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स। ये हमने हमने लास्ट टाइम भी बच्चे स्टडी करा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो कलरफुल रीजन होगा उसके ऊपर यहाँ पे डार्क लाइंस हमें देखने को मिलेंगी, और जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा वहां पे क्या है, जो हमारा डार्क बैंड होगा उसके ऊपर कलरफुल लाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमारे। तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन सैंपल को हमने हीटेड करा और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट लेवल पे चला गया था, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, एक्साइटेड स्टेट में हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो रिटर्न करेगा किस पे, लोअर एनर्जी लेवल पे वो आ जाएगा, या फिर वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सी अलग अलग रूट्स को अडॉप्ट करेगा लोअर एनर्जी लेवल्स को या फिर ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, जब वो रूट ऊपर से यहाँ पे जैसे ये वाला हायर लेवल है, ऊपर से जब नीचे आएगा तो वो बहुत सी अलग अलग तरह की एनर्जीज को क्या है वो एमिट करेगा, और साथ ही साथ हमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ लाइंस देखने को मिलेंगी किसमें, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा फ्रॉम एनर्जी लेवल दैट इज n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, 3, 4 सो ऑन से, तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो कौन सी वाली हमारी सीरीज जनरेट होंगी, दैट इज लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज अभी मैंने आपको अभी भी बताया कि वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल होती हैं। फर्दर यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है जंप करे कहाँ से, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ या फिर हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे, सेकेंड एनर्जी लेवल पर, उसको बोलेंगे हम बाल्मर सीरीज, और ये किसमें आती है, विजिबल रीजन में। साथ ही साथ हमने देखा कि जो बाल्मर सीरीज में जो साइंटिस्ट ने मैं एक्सप्लेन करी थी, उसके साथ ही साथ उन्होंने हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया था। इन 1885 उन्होंने यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/n का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 3 या फिर 3 से ज्यादा होगी। तो ये वाला फॉर्मूला उन्होंने दिया था। फर्दर पास्टन सीरीज हमारी कब ऑब्टेन होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ या फिर हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पर। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज जो हमारी कब हमारे को जनरेट होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा फ्रॉम फिफ्थ, सिक्स या फिर हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल पर आएगा। सिमिलरली फंड सीरीज, यहाँ पे पी साइलेंट है बच्चे तो हम इसको बोलते हैं फंड सीरीज, कब हमें ओरिजिनेट होने को मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल पर, तो हमें जो स्पेक्ट्रम दिखेगा उसको हम बोलेंगे फंड सीरीज, और ये इंफ्रारेड रीजन में दिखती है। देन लास्ट में हमारी हम्फ्री सीरीज, नेम ऑफ द साइंटिस्ट के ऊपर है ये भी सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हायर एनर्जी लेवल से सिक्स्थ एनर्जी लेवल पर होगी तो हम बोलेंगे हम्फ्री सीरीज हमें दिख रही है। यहाँ से आप बहुत अच्छे से देखो समझ पाओगे, जैसे कि ये हमारा n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और ये 7, ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग का K, L, M इनके शेल्स की नेमिंग हो रखी है यहाँ पे P, Q। तो यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 1 पर आ रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब ऊपर हायर एनर्जी स्टेट से देखो नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो 7th पे अगर गया हुआ है तो डायरेक्ट 7 से आ जाएगा। यहाँ पे एक तो डायरेक्ट 7 से आ गया, एक 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रांजिशन दिखा रहा है, और n इज इक्वल टू 1 लेवल पर वो आ गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। यहाँ पे ये लाइमन सीरीज है और ये यूवी रीजन में हमें शो होती है। फर्दर n इज इक्वल टू 2 पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें बाल्मर सीरीज देखने को मिल रही है और ये विजिबल रीजन में है, ये हम इजीली अपनी आई से देख पाते हैं। विजिबल रीजन में हमने पहले भी स्टडी करा बच्चे, विबग्योर, जो कि विजिबल रीजन में ही हमें देखने को मिलता है। फर्दर पास्टन सीरीज दैट इज n इज इक्वल टू 3 पे जब कोई एनर्जी लेवल पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो उसको हम बोलेंगे पास्टन सीरीज, और ये इंफ्रारेड रीजन पे है। देन ब्रैकेट सीरीज, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 पे हमें देखने को मिलेगी और ये भी इंफ्रारेड रीजन में है। फर्दर फंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन में है, और n इज इक्वल टू 5 पे जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनको हम बोलेंगे इंफ्रारेड रीजन पे जो आ रहे हैं वो फंड सीरीज में आ रहे हैं। देन लास्ट हमारी है n इज इक्वल टू 6 पे, जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब आएंगे नीचे यहाँ पर तो हम बोलेंगे हम्फ्री सीरीज, और ये है फार IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन में है। तो इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हायर एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ लोअर एनर्जी लेवल्स पर आ रहा है तब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जनरेट, यहाँ पे सीरीज हमारी जनरेट हो रही है। फर्दर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लाइंस देखने को मिली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में,
और साइंटिस्ट रेडबर्ग इन 1890 उन्होंने हमें क्या दिया, gave a simple theoretical equation for the calculation of the wavelength of these lines. उन्होंने वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, इन सभी लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन क्या थी, दैट इज म्यू बार इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे n1 क्या है 1 2 3 सो ऑन, और n2 क्या है n1 प्लस 1 n1 प्लस 2 n1 प्लस 3 सो ऑन। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया कॉमन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। एक तो हमें बाल्मर ने दिया था, वो वाला अलग फॉर्मूला है, और ये जो साइंटिस्ट रेडबर्ग ने दिया है ये सबके लिए कॉमन है। और आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आर, और इसकी वैल्यू इज यही वाली जो है 109677, तो इसकी वैल्यू ये है, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको। फर्दर जैसे लाइमन सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 1 ही होगा हमेशा, ये आपको याद रखना है बच्चे, और बाल्मर के लिए n1 हमेशा ही 2 होगा, और इसके साथ साथ n2 2 n2 यहाँ पे 3 4 5, हमने जैसे भी देखा ना कि n2 क्या है n1 प्लस 1, अभी देखा ना पीछे, यहाँ पे देखो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे ना n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1 n1 प्लस 2, तो सेम हमने ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 3 है पास्टन सीरीज के लिए, और n2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 5 6, और ब्रैकेट के लिए सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 4, n2 हमारे पास हो जाएगा 5 6 7, और फंड सीरीज के लिए n1 5 होगा, हमेशा ही याद रखना आपने, और n2 हमारे पास हो जाएगा 6 7 8, और हमफ्री सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 6 होगा, और n2 7 8 9, ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले में अगर हम इसको इंप्लीमेंट करें, जो हमारा ये फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे ये फॉर्मूला है ना हमारा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 0 9 6 7 7 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो n1 है वो 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी हो सकता है, पर जो n2 है वो क्या है n1 प्लस 1 n1 प्लस 2 सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो n1 है, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे सीरीज है, ये है लाइमन, ये है बाल्मर, ये है पास्चन, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा किसके लिए, लाइमन के लिए, और n इज इक्वल टू 2 होगा किसके लिए, बाल्मर के लिए, और n इज इक्वल टू 3 होगा पास्टन के लिए। फर्दर यहाँ पे जो हमारे पास n2 की वैल्यू होगी, दैट इज n1 प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे 1 है, दैट इज 2 3 4, ये हो जाएगी n2 की वैल्यूज, और यहाँ पे अगर n2 की वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 4 5 सो ऑन, और यहाँ पे अगर n2 की देखोगे वैल्यू आप, तो क्या हो जाएगी 4 5 6 सो ऑन। तो आप यहाँ से इजीली आप इस फॉर्मूले में जब आप इसको अप्लाई करोगे यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में, तो आपको वैल्यूज जो वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइंस पे आएंगे ना, यहाँ पे लाइंस जैसे ये वाली ऐसे आ रही है लाइंस, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएंगी। तो ये हमारे साइंटिस्ट रेडबर्ग ने दिया था फॉर्मूला कॉमन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, सभी रीजन्स के लिए। और फर्दर आप यहाँ से और क्लियर कर पाओगे, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है ये वाला, और ये हमारा है रेडबर्ग कांस्टेंट, और लाइमन सीरीज n1 इज इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा। ये सीरीज आपने याद रखनी है बच्चे कि n1 की वैल्यू किसके लिए, कौन सी सीरीज के लिए क्या क्या वैल्यू है। इसको लाइमन के लिए 1 है, बाल्मर 2, पास्टन के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है, फंड के लिए 5 है, हमफ्री के लिए 6 है। और आपको पता है n2 की वैल्यू आपने 1 इसमें ऐड कर देना, बस वो आपको पता लग जाएगा। फिर n2 के लिए अगर 1 है यहाँ पे लाइमन के लिए 2 2 3 4 सो ऑन, यहाँ पे 2 है तो 3 4 5 सो ऑन। सिमिलरली पास्टन के लिए 3 है यहाँ पे, तो आपने एक ऐड कर देना है 4 5 6 सो ऑन। तो आपको बहुत अच्छे से इजीली ऐसे याद हो जाएगा। और आपने ये भी याद रखना है कि जो लाइमन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, जो बाल्मर है वो विजिबल रीजन में दिखता है, और सिर्फ एक ही रीजन है जिसको हम इजीली देख पाते हैं अपनी आंखों से, दैट इज विजिबल रीजन, और वो कौन सा है, बाल्मर सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन में फॉल होती है, जिसको हम इजीली अपनी आंखों से देख पाते हैं। देन फर्दर पास्टन जो है वो इंफ्रारेड में है, सारी बाकी इंफ्रारेड रीजन में ही आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज ब्रैकेट, फंड और हमफ्री, ये बहुत ही दूर फार इंफ्रारेड रीजन में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस टेबल को आप बच्चे याद करना बहुत अच्छे से, अगर आपको ये याद है तो आप बहुत ही अच्छे से इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर पाओगे चीजें, ये वाला आप याद रखो ये चीजें, और n1 क्या है इसमें और n2 क्या है इसमें। तो फर्दर हमने देखा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन जो था वहां पे हाइड्रोजन में, उसने कैसे अपनी एक्साइटेशन दिखाई, और उसके बाद वो कैसे वो लोअर एनर्जी स्टेट पर आया, और उसने कैसे अपनी अलग अलग ट्रांजिशंस के थ्रू हमें एक स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को हमें मिली है। तो यहाँ पे फर्दर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम हैज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का सबसे सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम है, पर लाइन स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है अगर हैवियर एटम्स होंगे हमारे पास।
तो सिर्फ ये चीज़ तो थी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही हमें रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था। हाइड्रोजन लाइक का मतलब कि जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा शेल में। फर्दर फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स फॉर्मूला जो है हमारा ये वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है बच्चे, ये आप याद रखिएगा। और इसकी लिमिटेशंस बस आप इनसे इसी से हम देख पा रहे हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही अप्लाई होगा, तो ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी इस चीज़ की लिमिटेशंस थी। और फर्दर यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने थी, रेडबर्ग साइंटिस्ट ने इनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो इनको आगे फर्दर एक्सप्लेन जो था वो किसने किया था? दैट इज़ नील बोहर साइंटिस्ट ने हमारे इनको फर्दर आगे अच्छे से एक्सप्लेन करा था और हमें दिया था दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि हमें पता है कि जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसका एडवांस्ड वर्जन है, जो कि हम आगे फर्दर अपनी आने वाली वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली बार विद आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप अपना स्टूडेंट्स ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।